वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में क्लास 10 की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो पोइट्री वाला सेक्शन है, पोएम वाला सेक्शन है, उसकी जो फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोइट हैं, कवि जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, वो है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, डस्ट यानी धूल और स्नो यानी हम सभी जानते हैं बर्फ, तो बर्फ की धूल नाम की इस पोएम को लिखा है। तो आज की इस पोएम में हम इस छोटी सी पोएम है, 2 ही पैराग्राफ है, 2 ही स्टेंजा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ किताब के जो दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मॉडल आंसर। मॉडल आंसर देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो एग्जाम होगा बोर्ड का 10th बोर्ड, उसमें 10 से 20 शब्दों वाले, 30 से 40 शब्दों वाले और 60 से 80 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर आएंगे। तो वहां पर इस पोएम से भी प्रश्न उत्तर आएंगे। ऐसी स्थिति में हम एक ऐसा आदर्श उत्तर, एक ऐसा मॉडल आंसर तैयार कर लेंगे। हर पोएम के लिए हम इस आंसर को तैयार करेंगे। आप उस आंसर को अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि उससे क्या होगा कि आपको बार बार पोएम पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लास 10 के अंदर पोएम की जो व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन है वो नहीं आती है, तो पोएम के लास्ट में आप अंत तक इस पोएम को समझेंगे और देखेंगे, तो लास्ट के अंदर हम एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करेंगे। आप बस उस मॉडल आंसर को याद कर लीजिएगा उस पोएम से संबंधित, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से उसी मॉडल आंसर से जो उत्तर है वो निकाल करके वहां पर लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो हमारी जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। आज की इस पोएम में इसको समझते हैं। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो आप देख सकते हैं, 2 ही अंतर है इसके अंदर। सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ ले लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसकी सबसे पहले हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि है क्या। तो देखिए, ये जो पोएम है ये दुख, निराशा, इन दोनों चीजों को अपने आप में समेटे हुए है। कवि जो है वो किसी प्रकार की दुख और निराशा से घिरा हुआ है। ये इस पोएम में हमें बताया नहीं किस प्रकार की दुख और निराशा उसके साथ में घटित हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक जो पेड़ है वो एक विषैला वृक्ष है, एक जहरीला पेड़ है, विषैला पेड़ है। हेमलॉक जो है जहरीला पेड़ माना जाता है। उस पेड़ के ऊपर नीचे कवि एक निराश स्थिति के अंदर बैठा है। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि वो प्रकृति की गोद में बैठा है और वहां पर एक कौवा आता है और वो उस कौवा उस पेड़ की डाली को हिलाता है, जिससे उसके ऊपर जमी हुई बर्फ उस कवि के ऊपर गिर जाती है। कौवा जो है वो भी दुख और निराशा का ही प्रतीक है, उसे भी दुख और निराशा का ही प्रतीक माना गया है। तो दोनों दुख और निराशा के प्रतीक हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो बर्फ नामक खुशियां बिखरी गई है, उसके द्वारा कवि का जो मूड है, कवि का जो भाव है वो चेंज हो गया है और अब कवि दुख और निराशा से बाहर आकर के सकारात्मकता के अंदर आ गया है। इसी भाव को इस कविता के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि किस प्रकार से जो हमारी प्रकृति है वो हमें दुख और निराशा से निकाल करके सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसी चीज को देखते हुए पोयम के अंदर। द वे ए क्रो, अब देखिए वे यानी होता है रास्ता, तरीका, रास्ता या तरीका कविता के अंदर कहें तो जिस तरीके से एक क्रो, एक कौआ, शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन का मतलब होता है हिला करके गिराना, शूक यानी हिलाना, शेक से ही बना है ये शूक, शेक यानी हम जानते हैं हिलाना। जिस प्रकार से एक कौवे ने हिला करके, डाउन यानी नीचे की ओर, मी यानी मुझे, तो कवि ने जिस प्रकार से, सॉरी कौवे ने जिस प्रकार से शूक यानी हिला करके मुझ पर गिरा दिया, क्या गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ नामक, बर्फ को या धूल से कंपेयर किया है, बर्फ की धूल, बर्फ की जो धूल ना परत जो उस वृक्ष के ऊपर जमी हुई थी, तो उस कौवे ने क्या किया, बर्फ की जो धूल थी उसे एक तरीके से मेरे ऊपर, उसे हिलाते हुए मेरे ऊपर गिरा दिया, डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक अभी अभी हमने देखा एक विषैला वृक्ष है, तो एक विषैले वृक्ष, विषैले वृक्ष से उसकी डाली पर जो बर्फ की धूल या राख या परत जमी हुई थी उसे हिलाते हुए कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया। क्यों? क्योंकि कवि जो है वो दुख और निराशा की स्थिति में उसी हेमलॉक वृक्ष, उसी जहरीले वृक्ष के नीचे बैठा है। उसी जहरीले वृक्ष के ऊपर से जो जमी हुई बर्फ थी उसे एक कौवे ने तरीके से आकर के हिलाया और वो बर्फ मेरे ऊपर गिर गई। ये था पहला स्टेंजा जिसमें ये बताया गया है कि कवि एक वृक्ष के नीचे बैठा है और उस हेमलॉक जो जहरीला पेड़ है उसके ऊपर जमी हुई बर्फ को कौवे ने हिलाते हुए उसके ऊपर गिरा दिया है। हैज गिवन माई हर्ट, अब जो जो बर्फ उस व्यक्ति के ऊपर गिरी उसने उसके हृदय में कुछ दे दिया, कुछ दिया, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि उसके हृदय में उस बर्फ से कुछ परिवर्तन आया। ए चेंज ऑफ मूड, मूड का अर्थ है भाव, जैसे हम कहते हैं आज हमारा मूड खराब है, इसका मतलब हमारी भावनाएं जो है वो खराब है, तो मूड यानी भाव। अब जो बर्फ गिरी उसने मेरे मूड, मेरे भाव के अंदर बदलाव कर दिया और मेरे हृदय के अंदर भी कुछ उसने प्रदान किया। क्या प्रदान किया?
एंड सेव्ड सम पार्ट, मेरा कुछ हिस्सा बचा लिया। किसका हिस्सा बचा लिया? ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड का अर्थ होता है पछतावा करना, पछतावा। तो कवि ये कह रहा है कि जब मैं उस हेमलॉक वृक्ष के नीचे, जो कि एक जहरीला वृक्ष है, उसके नीचे बैठा था, तब एक कौवा आया, उसने उसकी जो वो डाली हिलाई और वहां जमी हुई बर्फ मेरे ऊपर गिरी। तो जैसे ही वो बर्फ मेरे ऊपर गिरी तो उससे मेरे हृदय में कुछ बदलाव आए, कुछ परिवर्तन आए, मेरे भावों में परिवर्तन आया, मेरा मूड चेंज हुआ। और उस मूड ने मेरा जो बचा हुआ दिन था, ऑफ डे, उसे बचा लिया। क्योंकि जब कभी निराशा की स्थिति में बैठा है तो वो अपना पूरा दिन बर्बाद कर देता, लेकिन जैसे ही बर्फ गिरी तो उसके अंदर कुछ सकारात्मक भाव आए, कुछ उसने अनुभव किया, परिवर्तन महसूस किया, चेंज महसूस किया, और उसके भावों में बदलाव आने से उसका बचा हुआ दिन बच गया। जो और दिन वो बर्बाद करने वाला था उस दुख और निराशा के अंदर, उस दिन को उसने बर्बाद होने से बचा लिया। यानी कि कवि की जो मनोदशा थी, मनोदशा या मूड से अर्थ है मनोदशा, उसमें बदलाव हुआ। यानी कि वो दुख में था, कवि दुख और निराशा में था, दुख और निराशा में था, और उससे वो साहस से भर गया। यानी कि अब उसके अंदर उसके मूड में बदलाव हो गया है और जो बचा हुआ दिन है वो बर्बाद होने से बच गया है। तो इस कविता, छोटी सी कविता थी 2 स्टैंजा की। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि यदि हम प्रकृति की गोद में रहें, यदि हम प्रकृति के आसपास रहें, तो प्रकृति हमारे भावों में बदलाव कर देती है, हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह को भर देती है। हालांकि हम कौवे और हेमलॉक नामक वृक्ष, जो दुख और निराशा के प्रतीक है, उनसे घिरे हुए हैं, लेकिन बर्फ रूपी कुछ बदलाव हमारे जीवन में प्रकृति हमें दे देती है, जिससे हम निराशा से, दुख और निराशा से बाहर आकर के साहस और सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। ये संदेश रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस कविता में दे रहा है। तो 2 स्टैंजा की कविता थी, हमने लाइन बाय लाइन इसको समझ लिया है। अब थोड़ा शॉर्टकट में हम जान लेते हैं कि कविता आखिर कहनी क्या चाहती थी। तो कविता का जो मुख्य संदेश था वो ये था कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे स्नो उसके ऊपर गिरी, जो दुख और निराशा, जिसके प्रतीक हेमलॉक नामक वृक्ष है, जिसका प्रतीक क्रो यानी कौवा दे रखा है, उनके होते हुए भी प्रकृति ने उसके जीवन में छोटा सा बदलाव करके उसके मूड, उसकी मनोदशा में, विचारधारा में उसके परिवर्तन कर दिया। प्रकृति इंसान के मन को शांत और खुश कर सकती है, क्योंकि प्रकृति ने ही उसे दुख और निराशा से बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त किया। बुरे समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसका पूरा दिन कवि का निराशा और दुख के अंदर बर्बाद हो रहा था, लेकिन प्रकृति ने उसके मनोदशा में बदलाव करते हुए उसके बचे हुए समय को खराब होने से बचा लिया। तो इसका मतलब ये है कि बुरा समय के बाद अच्छा समय भी आता है और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और नकारात्मक चीजों से भी सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम निकल सकते हैं, नेगेटिव चीजों से भी पॉजिटिव परिणाम। देखिए, जो कौवा है वो दुख और निराशा का प्रतीक है, लेकिन उसकी कुछ हरकतों की वजह से भी उसके जीवन में सकारात्मक परिणाम निकले। इसका मतलब नकारात्मक चीजों के अंदर भी हमें अच्छाई की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो आसान भाषा में अगर देखा जाए तो कवि उदास था, उसका दिन खराब जा रहा था, तभी एक कौवे ने पेड़ को हिलाया और बर्फ उसके ऊपर गिर गई। एक छोटी सी घटना ने उसका पूरा मूड बदल दिया और वह फिर से खुश हो गया। इसलिए कवि कहता है कि उस बर्फ ने उसके दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस कविता के। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, क्या होती है डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की जो धूल है जमी हुई, पेड़ पे जमी हल्की बर्फ है, लेकिन इस कविता के अंदर उस छोटी सी बर्फ ने उसके जीवन में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता और नई एनर्जी लेके आई, यानी ऊर्जा लेकर के आई। यही छोटी सी बदलाव प्रकृति ने जो उसके जीवन में किया है, उससे वो दुख और निराशा से बाहर आ गया और उस बर्फ ने उसके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा को भर दिया। कुछ प्रतीकों का इस कविता में प्रयोग किया गया है। तो क्रो जो कौवा है वो दुख और नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता का प्रतीक है, और हेमलॉक ट्री हम जानते हैं कि ये विशैला ट्री है, जहरीला वृक्ष है, लेकिन वो यहाँ पर सैडनेस यानी कि दुख का प्रतीक है। तो क्रो भी दुख और नकारात्मकता का प्रतीक है और हेमलॉक ट्री भी दुख और नकारात्मकता का प्रतीक है। और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता और चेंज यानी बदलाव का प्रतीक है। तो 3 सिंबल इस कविता में लिए हैं। तो जब भी हम हमारे इस बुक के जो प्रश्न अगर कोई परीक्षा में आ जाता है उसका उत्तर लिखेंगे, तो हम इन 3 बिंदुओं को भी हमारे उत्तर में शामिल कर सकते हैं कि कवि ने यहाँ 3 संकेतों का प्रयोग किया है। जो क्रो और हेमलॉक ट्री दुख और नकारात्मकता का प्रतीक है, लेकिन जो बर्फ की धूल है वो सकारात्मकता का प्रतीक। चलिए अब इस कविता के अंत में जो किताब के अंदर हमारे प्रश्न दे रखे हैं उनको समझते हैं और उनके उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो किताब के अंत में दिया हुआ है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ की धूल क्या है? तो इसका उत्तर अभी अभी हमने देखा कि बर्फ की जो धूल है वो सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। ये तो हमने हिंदी में लिखा है, लेकिन अब हम इस उत्तर को इंग्लिश में लिखेंगे। व्हाट डज द पोइट से हैड चेंज हिज मूड? देखिए, दो पहला प्रश्न, तो इस पहले प्रश्न के अंदर पहला भाग है उसमें पूछा गया कि डस्ट ऑफ स्नो है क्या,
दूसरे भाग में पूछा गया है कि उसने किस तरह से कवि के मूड यानी कि उसकी जो मनोदशा है उसमें क्या क्या परिवर्तन किया। और तीसरा भाग दे रखा है हाउ हैज द पोइट मूड चेंज, और किस प्रकार से कवि का जो मनोदशा है उसमें बदलाव आया। तो हम जानते हैं डस्ट ऑफ स्नो सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। और उसने उस कवि के मूड को कैसे चेंज किया, उसे नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेकर के आया। तो उसका जो बेस्ट आंसर है वो ये हो सकता है द डस्ट ऑफ स्नो। इसे आप हूबहू अपनी नोटबुक में उसको लिख सकते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ की धूल है, मीन्स उसका अर्थ है फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे कण, किसके, बर्फ के। बर्फ के जब छोटे छोटे कण जुड़ जाते हैं तो उससे बर्फ की धूल बन जाती है। ये तो हो गया वो दिखने में कैसी होती है। दैट फेल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन द पोइट, और ये बर्फ की धूल वही है जो हेमलॉक नामक वृक्ष से उस कवि के ऊपर गिरी थी। द पोइट सेज, अब कवि क्या कह रहा है कि दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंज हिज मूड कंप्लीटली, और इस छोटी सी घटना ने, बर्फ के उसके ऊपर गिरने ने कवि के मूड में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। बिफोर इट हैपन, बर्फ के गिरने से पहले, मतलब इस हैपन यानी घटित होना, बर्फ की जो घटना हुई उसके होने से पहले ही वॉज फीलिंग सैड, वो दुखी महसूस कर रहा था। अपसेट था यानी कि उदास था, उदास। एंड होपलेस, होपलेस यानी उम्मीद छोड़ रखी थी। कभी दुखी था, उदास था, और उसे कोई भी उम्मीद खुशियों की शेष नहीं बची हुई थी। हाउएवर, यद्यपि, व्हेन द स्नो फेल ऑन हिम, जैसे ही बर्फ उस पर गिरी, ही फेल्ट फ्रेश, उसने अपने आप को ताजा महसूस किया, एंड चीयरफुल, और उत्साहित महसूस किया। हिज मूड चेंज, उसके भाव और मनोदशा के अंदर बदलाव आ गया, चेंज आ गया। फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस, अब वो दुखी से खुशी की तरफ चला गया, सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ चला गया। दिस सिंपल एक्ट ऑफ नेचर सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे, और प्रकृति के इस छोटे से कार्य ने उसका बचा हुआ दिन खराब होने से बचा लिया, अन्यथा वो दुखी बैठा रहता। एंड फिल्ड हिज हर्ट विद पॉजिटिविटी एंड होप, और फील यानी भरना, हर्ट यानी हृदय, और उसके हृदय को भर दिया पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता से, और होप यानी उम्मीद से। तो इस छोटी सी घटना ने कवि को उम्मीद और सकारात्मकता से भर दिया। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, उसके अंदर भी दो तीन प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन हिज पोएम। कवि जो है फ्रॉस्ट, यहाँ फ्रॉस्ट का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट से है, कि कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने प्रकृति को अपने कविता में किस प्रकार से प्रदर्शित किया। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑन ऑफ एन आंसर। इन निम्न प्रश्नों को देख करके विचार करिए कि कवि ने अपनी कविता के अंदर किस प्रकार से प्रकृति यानी नेचर को शामिल किया है, किस प्रकार से कवि ने अपनी कविता में प्रकृति को प्रदर्शित किया है। तो पहला प्रश्न है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। वो कौन कौन से पक्षी है जिनका ज्यादातर हम कविताओं के अंदर प्रयोग करते हैं। तो एक पक्षी तो हमें इसी कविता में मिल गया, क्रो। इसके अलावा भी और कई पक्षी होंगे जिनका कवि अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं, कौन कौन से वो बताइए। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम, क्या आपको लगता है कि कौवा जो है वो कविताओं में प्रदर्शित किया जाता है। आज की कविता में तो हमने देख लिया है कि इसके अलावा भी किसी कविताओं में किया जाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, और जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं। तो सबसे पहले यूजुअली, अक्सर, पोइट मेंशन ब्यूटीफुल बर्ड लाइक नाइटिंगेल, स्पैरो यानी चिड़िया, कोयल चिड़िया, पैरट तोते, एंड कुकूज इन पोएम। देखिए जो नाइटिंगेल पक्षी है, कुकू कोयल है, स्पैरो चिड़िया, पैरट, इस प्रकार के ब्यूटीफुल सुंदर पक्षियों को कवि अपनी कविताओं में शामिल करते हैं। ए क्रो इज नॉट ऑफन मेंशन्ड इन पोएम, हालांकि कौवे का कविताओं में ज्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज जनरली कंसिडर्ड अगली, क्योंकि कौवे को जो लगभग अगली माना यानी कि भद्दा माना जाता है, वो सुंदर नहीं है। एंड अनप्लीजेंट यानी कि वो शांति देने वाला भी नहीं, अशांत पक्षी है। तो एक ऐसा पक्षी है कौवा जो सुंदर भी नहीं दिखता और शांत भी नहीं है, इसलिए ज्यादातर कौवे को अपनी कविताओं में शामिल नहीं किया जाता। और जैसा कि हमने इसी कविता में देखा था कि क्रो जो है वो दुख और निराशा का प्रतीक है। व्हेन वी थिंक ऑफ क्रो, और जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो हम इमेज और हमारे दिमाग में एक चित्र बनते हैं किस चीज के, डार्कनेस यानी अंधेरे की, सैडनेस यानी दुख, बैड लक यानी कि दुर्भाग्य की, एंड नेगेटिविटी कम टू अवर माइंड, तो हमारे मन में कौवे को लेकर के लगता है जैसे कोई दुख, नकारात्मकता हमारे जीवन में आ गई है। तो कौवे के बारे में हमारे ये विचार है। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अगेन, पुनः, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या है ये बताइए। Why does not the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? हेमलॉक ट्री क्या है, और कवि ने हेमलॉक जो कि एक विशैला जहरीला पेड़ है उसी को क्यों लिया, उसके अलावा मैपल, ओक का पेड़, पाइन का पेड़, इन सब जैसे ऐसे सुंदर पेड़ों को क्यों नहीं लिया। तो देखिए, ए ट्री, हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, हेमलॉक का जो पेड़ है वो जहरीला पेड़ है। द पोइट यूजेस इट इंस्टेड ऑफ ए ब्यूटीफुल ट्री टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वातावरण।
कवि ने ये इसलिए नहीं लिया इन सुंदर पेड़ों को क्योंकि कवि एक वातावरण तैयार करना चाहता था ऑफ सैडनेस एंड नेगेटिविटी। कवि ये दिखाना चाहता था कि वातावरण में किस प्रकार से सैडनेस यानी निराशा, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता फैली हुई है, और इस भाव को बताने के लिए हेमलॉक का पेड़ का ही प्रयोग किया जा सकता था। बाय चूजिंग ए हेमलॉक ट्री एंड ए क्रो, हेमलॉक ट्री और क्रो यानी कौवे का प्रयोग करते हुए द पोइट शो, कवि ने दिखाया है दैट इवन अनप्लीजेंट थिंग, कि जो अप्रिय, अनप्लीजेंट यानी अप्रिय जो चीजें हैं इन नेचर, यानी कि जो प्रकृति की अप्रिय चीजें जैसे कौवा, हेमलॉक ट्री, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंज ए पर्सन्स मूड, वो भी किसी व्यक्ति के मूड में बदलाव ला सकते हैं और हैप्पीनेस यानी खुशियां लेकर के आ सकते हैं। इन चीजों को हम निराशा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन प्रकृति इन चीजों के द्वारा भी हमारे जीवन में खुशियों को भर सकती है। यही दर्शाने के लिए कवि ने हेमलॉक ट्री का प्रयोग किया है और कौवे का प्रयोग भी किया है। इनके स्थान पर किसी सुंदर पेड़ या सुंदर पक्षी का प्रयोग नहीं किया। तीसरा भाग देख लेते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, कौवा और हेमलॉक ट्री क्या चीज दिखाते हैं? वो जॉय यानी आनंद, खुशियों को दिखाते हैं, या सौरो यानी दुख को दिखाते हैं? तो हम जानते हैं ये तो दुख का प्रतीक है। What does the dust of snow that the crow shake off a hemlock tree stand for? और dust of snow जो है जिसको कौवे ने गिरा करके उस हेमलॉक पेड़ से गिरा दिया है, वो क्या भाव लेकर के आ रही है? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल, कौवा, और इन तीनों चीजों का क्या क्या भावार्थ इस कविता के अंदर है? तो देखिए, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। हम जानते हैं कौवा और हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला पेड़ है, ये तो दुख का ही प्रतीक है। दुख और निराशा को अगर दिखाना हो तो कौवे और हेमलॉक ट्री का प्रयोग किया जाता है। ये दुख दिखाते हैं, सैडनेस यानी उदासी को दिखाते हैं, और नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को दिखाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके दूसरी तरफ, द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट जॉय, वहीं डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ की धूल है वो जॉय यानी खुशियों को दर्शाती है, होप यानी उम्मीद, एंड पॉजिटिविटी सकारात्मकता को दर्शाती है। इट ब्रिंग ए सडन चेंज इन द पोइट्स मूड, और ये कवि के मन में अचानक से मूड के अंदर बदलाव लेकर के आती है। सडन यानी अचानक, चेंज यानी बदलाव, एंड सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे, और जब ये बर्फ गिरती है तो कवि का मनोभाव चेंज होता है और उसके जीवन का बचा हुआ समय वो निराशा से बाहर आ जाता है और बचा हुआ दिन उसका खराब होने से बच जाता है। ये थे क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो के भावार्थ। बुक का जो तीसरा और अंतिम प्रश्न है वो देख लेते हैं। हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड, क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आपने दुखी और निराश महसूस किया हो? होपलेस यानी आपने ना उम्मीद महसूस किया हो खुद को, कि अब कोई उम्मीद नहीं है, खुद को दुखी महसूस किया हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे, और क्या आपने भी ऐसा समय महसूस किया है जब आपके दिन का मूड चेंज हो गया हो? तो लगभग देखिए हमारे सबके जीवन में समस्याएं तो आती रहती है। इसका मतलब हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम कभी निराश और दुखी नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं, यस देयर हैव बीन टाइम व्हेन आई फेल्ट सैड एंड होपलेस। हमारे जीवन में भी बहुत सारी निराशाएं और समस्याएं आती है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस। अलग अलग चीजों का हमें स्ट्रेस यानी तनाव होता है, और अलग अलग समस्याएं हमारे जीवन में भी आती है, इसलिए हम भी कभी कभी खुद को दुखी महसूस करते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी ए स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट चेंज माई मूड कम्प्लीटली, कभी कभी अचानक से हमारे जीवन में ऐसे इंसिडेंट यानी घटनाएं होती है जिससे हमारा भी मूड चेंज हो जाता है। वंस व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी अपसेट, और जब मैं उदास महसूस करता हूँ, आई वेंट आउटसाइड फॉर ए वॉक, तब मैं बाहर घूमने के लिए चला जाता हूँ। द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, फ्रेश एयर, ताजा हवा, एंड चीयरफुल साउंड, और उत्साहित करने वाली आवाज किसकी? पक्षियों की, बर्ड्स की, मेड मी फील रिलैक्स एंड हैप्पी। सेम वही बात जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही है, जब मैं निराश होता हूँ तो मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ, बाहर ठंडी और ताजी हवा और पक्षियों की आवाज से मैं रिलैक्स और खुश महसूस करता हूँ, यानी कि प्रकृति की शरण में जाकर के मुझे भी अच्छा महसूस होता है। माई सैडनेस स्लोली डिसअपियर, और प्रकृति की इन चीजों को सुनते हुए मेरी जो उदासी है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। एंड आई बिगिन टू फील पॉजिटिव अगेन, और मैं फिर से सकारात्मक सोचने लगता हूँ। जस्ट लाइक द पोइट, जैसा कि कवि ने बताया, आई रियलाइज दैट इवन स्मॉल मोमेंट, यानी कि मैंने महसूस किया कि स्मॉल मोमेंट, छोटे छोटे क्षण, एंड सिंपल थिंग, और साधारण चीजों से, इन नेचर यानी प्रकृति की छोटी और साधारण चीजें भी हमारे जीवन में ब्रिंग यानी लाना जॉय एंड चेंज अवर मूड कम्प्लीटली, वो भी छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में उत्साहों को लाती है और हमारे मूड को पूरी तरह से बदल देती है। तो ये थे स्टूडेंट्स किताब के पीछे के इंपॉर्टेंट प्रश्न जिन्हें आप हल कर सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि मॉडल आंसर की। मॉडल आंसर, देखिए हम एक ऐसा मॉडल आंसर तैयार करेंगे कि परीक्षा के अंदर आपको ये सारे किताब के पीछे के प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है। आप पोइम पोइम के एक्सप्लेनेशन को समझे और सीधा इस मॉडल आंसर को याद कर लें, तो सीधा आप परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्नों का आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसी को अगर हर प्रश्न के अंदर भी लिख देंगे तब भी आप कविता का मूल भाव उस प्रश्न के अंदर प्रदर्शित कर देंगे। तो ये एक मॉडल आंसर हमने तैयार किया है, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें और अच्छी तरह से याद करें,
तो आप किसी प्रकार का प्रश्न इस पोएम से संबंधित आएगा तो आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो मॉडल आंसर क्या है? फर्स्ट फ्लाइट पोएम की जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए ब्यूटीफुल पोएम। ये एक सुंदर कविता है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। दैट हाईलाइट, जो कि ये हाईलाइट कर रही है यानी कि हमें प्रदर्शित कर रही है द हीलिंग पावर। हील यानी होता है घावों को भरना, हमारे जीवन में जो निराशा और दुख के घाव हो गए उनको भरने की पावर जो है ऑफ नेचर। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कविता डस्ट ऑफ स्नो में ये बताना चाह रहा है कि प्रकृति जो है वो खुशियों किस प्रकार से, उसकी प्रकृति की जो हीलिंग पावर है यानी कि हमारे गांवों को भरने की क्षमता है, उसको कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के अंदर दिखा रहा है। इन द पोएम, इस कविता में, द पोइट इज फीलिंग सैड, कवि जो है वो दुखी महसूस कर रहा था, एंड डिसअपॉइंटेड, और इसी के साथ वो निराश भी था। कवि दुखी महसूस कर रहा था और निराश भी था। वाइल ही इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और वो एक पेड़, हेमलॉक नामक ट्री, पेड़ के नीचे खड़ा था या बैठा था। ए क्रो सडनली शेक द ट्री, अचानक एक कौवा अचानक से उस पेड़ को शेक यानी हिलाता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, और जो बर्फ की धूल उस पेड़ के ऊपर जमी हुई है वो उसके ऊपर गिर जाती है। दिस स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, इस छोटे से और अनएक्सपेक्टेड यानी कि नाउम्मीद घटना ने, इंसिडेंट ने, यानी हमें पता नहीं था ऐसा होने वाला है, चेंज द पोइट्स मूड कंप्लीटली, इसने कवि का मूड यानी कि उसके भाव, मन, मनोदशा जो है उसे पूरी तरह से बदल दिया। ही बिगिन टू फील रिलैक्स, अब वो रिलैक्स हो गया यानी आराम के अंदर आ गया। फ्रेश यानी ताजा महसूस करने लगा, और होपफुल यानी उम्मीदों से भर गया। द पोएम टीचेस अस दैट, और ये कविता हमें पढ़ाती है कि स्मॉल मोमेंट यानी छोटी छोटी क्षण कैन ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस, वो भी बड़ी बड़ी खुशियां ला सकते हैं। एंड पॉजिटिविटी इन लाइफ, और हमारे जीवन में सकारात्मकता भी ला सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो यूज सिंबल्स इफेक्टिवली, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिंबल यानी प्रतीकों का प्रयोग भी अच्छी तरह से किया है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री यूजुअली रिप्रेजेंट सैडनेस, कौवा और जो हेमलॉक ट्री है वो रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करते हैं सैडनेस यानी दुख को, एंड नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता। इन दोनों को दर्शाने के लिए कवि ने सिंबल यानी प्रतीकों का प्रयोग किया है, कौवे का और हेमलॉक ट्री का। बट देयर दे हैव बिकम द रीजन फॉर द पोइट्स हैप्पीनेस, लेकिन इस कविता के अंदर वो पोइट की, कवि की जो हैप्पीनेस यानी खुशियों के लिए कारण बनते हैं। है वो नकारात्मकता के प्रतीक, लेकिन उन्हीं की वजह से कवि के जीवन में सकारात्मकता आई है। दस द पोएम गिव द मैसेज, इसलिए कवि जो है वो, ये कविता जो है, ये पोएम ये संदेश देती है दैट नेचर हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म अवर फीलिंग एंड मेक लाइफ बेटर, कि नेचर यानी प्रकृति के पास वो पावर यानी ताकत है जो ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलाव ला सकती है हमारी जो फीलिंग यानी भावनाएं है उसमें, और हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। तो ये था इस कविता डस्ट ऑफ स्नो का मॉडल आंसर, जिसे आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आपको परीक्षा में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक पेज, सभी जो पोएम है उनका क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी इन पोएम को, इनके जो मॉडल आंसर है वो लगातार 10, जैसे 10 पोएम है तो 10 मॉडल आंसर आपके पास हो गए। आप इन्हें अगर याद कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की कविता आपके एग्जाम में आएगी, आप उसका बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस आंसर उसके अंदर लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर और राइट होगा। ठीक है, तो ये थी पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन किया। इसका मॉडल आंसर भी देख लिया, और इस किताब के जो पीछे के प्रश्न थे वो भी हल कर लिए हैं, और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हमने समझ ली है। आप इसे एक्सप्लेनेशन अपनी किताब के साथ साथ पढ़े, इसको एक्सप्लेनेशन को समझे, इसके प्रश्न उत्तर और मॉडल आंसर स्पेशली अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले क्लास में हमारी जो नेक्स्ट पोएम है उसके साथ, उसे भी इसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, और उसका जो मॉडल आंसर वो भी हम लिखेंगे। तब तक आप इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो को समझें, और अगली जो पोएम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई है, उसे हम अगली क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी डाउट इस पोएम संबंधित हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।